So we are doing UPPCS CSAT paper 2024 prelims paper and we have done 50 questions. अब जो है क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 51 इज 3 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम नंबर इज. 3 डिजिट का हमें लार्जेस्ट प्राइम नंबर बताना है. अब पहली बात, प्राइम नंबर क्या होता है? जो नंबर सिर्फ 1 और खुद से डिविजिबल होता है, ठीक है. मतलब वो मेनली किसी की टेबल में नहीं आता है. तो 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 999, ठीक है. लेकिन ये आपको पता है ये 3 और 9 दोनों से डिविजिबल है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है. फिर इससे कम पे आ जाते हैं. इससे कम होगा 998, लेकिन ये इवन नंबर है. इवन नंबर तो 2 की टेबल में आएगा ही. फिर उससे नेक्स्ट आ जाते हैं 997. तो 997 एक प्राइम नंबर होगा. इन चारों में भी हम देख सकते हैं कि ये दोनों तो इवन है, ये तो प्राइम नंबर वैसे ही नहीं है और ये भी नहीं है. तो 997 इज द राइट आंसर. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 52. लेट, ये सेट का क्वेश्चन है. ए इज इक्वल टू दिस सेट, बी इज इक्वल टू दिस सेट, सी इज इक्वल टू दिस सेट, ठीक है. अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है. अब देखो इसमें सेट ए की जगह ये वैल्यू और बी की जगह बी की वैल्यू, ये सब सब्स्टिट्यूट करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है. तो सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? ब्रैकेट खोलना है सिंपल. कैसे खोलते हैं? ए माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस ए, फिर ये माइनस माइनस प्लस, प्लस सी, माइनस सी और प्लस बी, ठीक है. अब देखो ए माइनस ए कट गया, माइनस बी प्लस बी कट गया, प्लस सी माइनस सी कट गया. तो सिंप्लीफाई किया तो ये सारे ही आपस में कट गया और बचा क्या? 0. 0 यानी कि नल सेट, कि सेट में कुछ नहीं बचा, सब एक दूसरे से नलीफाई हो गया. सो आंसर इज नल सेट, सी. ओके, क्वेश्चन नंबर 53. हु फर्स्ट कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ पाई. तो ये किसने की थी? आर्किमिडीज ने, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 54. इसको हम बाद में देखेंगे. इसमें वैसे अगर ट्रिक देखें तो देखो सिंपल सी ट्रिक होती है, बट एक्सप्लेन अलग से मैं आपको इसको और डिटेल में कर दूंगी. इस इक्वेशन को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये हमें बताना है. देखो इसमें ट्रिक ये होती है कि जिससे हमें डिवाइड करना है, हमें इससे डिवाइड करना है, तो इसको हम इक्वेट कर देंगे 0 पे. -3/2x + 1 = 0, ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे तो x की क्या वैल्यू आएगी? इसको आप सॉल्व करो, इसको इधर ले जाओ. 1 = 3x/2, ठीक है. तो x = 2/3 ये आएगा. तो x की इस वैल्यू को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो ही रिमाइंडर होगा. अब आप इसको सॉल्व करके देखो, x की वैल्यू 2/3 रख के, ठीक है. तो ये होगा 2/3 का क्यूब, ठीक है, -6 × 2/3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2/3 - 4. इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा -136/27, ये आंसर आएगा. सो दिस इज़ द रिमाइंडर. अब ये ट्रिक क्यों होती है ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी डिटेल में. नाउ क्वेश्चन नंबर 55. इसमें एंगल की वैल्यू निकालनी है, दिस एंगल, ठीक है. अब देखो ये ABC, ये जो बना हुआ है फिगर पॉलीगन, दिस इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल होता तो इंटीरियर एंगल्स का सम होता 180 डिग्री. हम इस लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे और 2 ट्राइंगल बना लेंगे, ठीक है. और एक ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम आपको पता है 180 होता है. तो ये वाला एंगल हम निकालेंगे पहले, ठीक है. इस वाले फिगर में देख लेते हैं, इसमें मैंने सॉल्व किया हुआ है तो आपको कन्फ्यूजन होगा. इसको इधर एक्सटेंड किया, ये वाला एंगल हमें नहीं मालूम क्या होगा, लेकिन दिस एंड दिस, इन तीनों एंगल का टोटल 180 डिग्री होगा. ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो 55 + 45, इसको हम x मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क को, प्लस x विल बी 180 डिग्री, ठीक. तो ये हो गया 100 + x = 180. सो x विल बी 80 डिग्री. ये 80 हो गया. अब ये हमें पता है, ये टोटल इनका सम जो है 180 होगा. तो ये 80 है तो ये 100 होगा, क्योंकि पूरा 180 होगा. ये 100 है तो हम ये वाला निकाल लेंगे, इसको क्वेश्चन मार्क
तो ये फिर से एक ट्राइंगल बन गया और ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। तो 100 प्लस 30 प्लस क्वेश्चन मार्क, दिस एंगल विल बी, अब निकालते कितना होगा, 130 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 180। तो ये कितना हुआ, 50 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया 50 डिग्री। अब फिर से देखो ये टोटल एंगल कितना होगा 180, ये एंगल 180 होगा टोटल, दिस एंड दिस, और ये 50 है तो बचा हुआ एंगल कितना होगा 50 प्लस x इज इक्वल टू 180। तो x कितना हुआ 130 डिग्री। सो आंसर इज 130। आप इसको खुद भी सॉल्व करके देखना। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 56, इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे, बट आई थिंक इसका आंसर सही नहीं है। ठीक है, मैं बताती हूँ क्यों। ये इसमें हमें मीडियन दिया हुआ है कि 11 है डेटा का। मीडियन वो नंबर होता है जो सेंट्रल नंबर होता है। मान लो एक डेटा में 11 नंबर्स दिए हुए हैं, तो टोटल 11 नंबर्स में जो छठा नंबर होगा उसको हम बोलेंगे मीडियन। 5 नंबर इधर होंगे और 5 इधर होंगे, 10, ये 11, टोटल 11 नंबर है। तो जो 6th नंबर पे जो नंबर प्रेजेंट होगा, 6th पोजीशन पे जो नंबर होगा उसको हम मीडियन बोलेंगे। मीडियन वो नंबर होता है जिसके इधर और इधर बराबर नंबर ऑफ पोजीशंस होती हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे इस पूरे सीक्वेंस को। तो सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे 3, ठीक है, फिर है 6, फिर है 7, फिर है 9, फिर 10 है, और ठीक है 15, 20 और 21, ये सब नंबर्स हैं। और एक नंबर है k+6, ये हमें अभी नहीं पता है कि कहाँ पे है k+6। ठीक है, अब मीडियन दिया हुआ है कि मीडियन है 11, यानी कि इनमें से कोई मीडियन नहीं है। 11 तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यानी कि ये नंबर 11 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम 11 रखेंगे तो ये 10 के बाद यहाँ पे आएगा 11, तो ये कौन सी पोजीशन पे होगा। टोटल नंबर्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स हैं। तो यानी कि जो 5th नंबर है 1 2 3 4 5, 5th नंबर है वो मीडियन होना चाहिए, ताकि इधर भी इसके 4 नंबर्स दिए हुए हैं, इसके इधर भी 4, तो ये सेंट्रल नंबर होगा, ये बीच का नंबर होगा। लेकिन मीडियन तो दिया है 11, और अगर हम k+6 को 11 माने तो मीडियन आ जाता है 10, क्योंकि 5th नंबर ही है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से गलत है। सो और बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है। आई थिंक दिस इज़ अ रॉन्ग क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, द फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन दिस। इस एक्सप्रेशन के फैक्टर हमें बताना है क्या होगा। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इन दोनों को खोल के सिंप्लीफाई कर देना है। x+y² का और x-y³ का आपको फॉर्मूला इसमें पता ही होना चाहिए। नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हो, मान लो आपको फॉर्मूला नहीं याद, x+y² का फॉर्मूला तो याद होगा। तो x+y³ को x+y इंटू x+y² लिख सकते हैं। इसको फिर हम खोल लेंगे इस तरह, x+y का होल स्क्वायर क्या होगा, x² + y² + 2xy। ठीक है, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले x से पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे फिर y से। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है, फॉर्मूला याद है तो आप इसको ओपन करिए, क्या आएगा, x³ + y³ + 3x² y + 3xy², ये हो गया x+y का होल क्यूब। फिर x - y का होल क्यूब खोलते तो ये होगा x³ - y³ - 3x² y + 3xy²। अब आप इसमें देखो y³ से y³ कट जाएगा, माइनस में है, 3x² y से -3xy² कट जाएगा, तो ये दोनों बच गए और ये दोनों बच गए। तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आया, x³ + 3xy² ट्वाइस, 2 बार। ठीक है, अब इसमें x भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2x, अंदर क्या बचेगा, x² + 3y²। अब देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है क्या, ये देखो 2x × x² + 3y²। सो C इज़ द करेक्ट आंसर। आप आराम से देख लो और
अपना भी आप अलग से क्वेश्चन सॉल्व करके चेक करो, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 58, वर्क डन के ऊपर क्वेश्चन है ये। द वर्क कैपेसिटी ऑफ ए इज़ 3 times मोर देन दैट ऑफ बी। ए की कुछ वर्क कैपेसिटी है, काम करने की क्षमता है, वो बी से 3 गुना नहीं है, 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी कि मान लो बी अगर कोई काम x दिन में कर रहा है तो ए उस काम को फास्ट कर देगा, कितना फास्ट कर देगा, 3 गुना ज़्यादा फास्ट। सॉरी, अगर ए जल्दी कर देगा ना, तो ए अगर x टाइम में कर रहा है तो बी स्लो कर रहा है ना, तो 3 गुना कम स्लो कर रहा है तो वो 3 गुना ज़्यादा टाइम लेगा, यानी कि x प्लस 3x टाइम लेगा वो उस काम को करने में। यानी कि एक काम को a अगर x दिन में करता है तो b 4x दिन में करता है, ठीक है। नाउ बोथ ऑफ देम टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days। दोनों मिलके 15 दिन में करते हैं काम, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, एक दिन में a कितना काम करता है, अगर x दिन में टोटल काम कर रहा है तो एक दिन में करेगा 1/x, जिससे कि हम इस अगर x दिन वो 1/x काम कर रहा है तो कितना हो गया 1 टोटल काम हो गया। यानी कि वो एक दिन में a कर रहा है 1/x काम और b कितना कर रहा है 1/4x, b इतना काम कर रहा है। और एक दिन में टोटल दोनों मिलके करेंगे तो कितना हुआ 1/x प्लस 1/4x इक्वल टू 1/15। एक दिन में दोनों मिलके 1/15 वर्क कर रहे हैं, तभी तो वो 15 डेज में टोटल वर्क कर लेंगे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको देखो, ये आ जाएगा 4/4x प्लस 1/4x इक्वल टू 1/15, ठीक है। फिर आप इसको करोगे तो 5/4x इक्वल टू 1/15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 4x इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 75, इसको आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 18.75। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 58 इज A। आप इसको आराम से देखो और खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करो। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 ऑरेंजेस। 30 है ना, हाँ, ठीक है। तो 40 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस 30 ऑरेंजेस के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस x है और सेलिंग प्राइस है y, ठीक है। तो 40 ऑरेंजेस का कॉस्ट प्राइस क्या होगा 40x और 30 का सेलिंग प्राइस क्या होगा 30y, और ये दोनों क्या है बराबर है। तो परसेंटेज प्रॉफिट हमें बताना है कितना होगा। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या है 40 ऑरेंजेस है तो 40 ऑरेंजेस, और सेलिंग प्राइस लेकिन क्या है y, तो 40 इंटू वाई इज़ द सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज 40 इंटू एक्स, दिस इज द कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज टोटल 40x, ठीक है। अब देखो 40 कॉमन आ जाएगा, लेकिन हम इसको कर देते हैं, ठीक है। तो 40x कितना है बराबर 30y, हम इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं 40y माइनस 30y, यहाँ पे हमने 30y सब्सटीट्यूट कर दिया, 40x की जगह फिर से 30y सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। अब ये देखो ऊपर क्या बचा, कितना हुआ ये 10y अपॉन 30y, तो कितना हुआ ये 1/3 इंटू 100 परसेंटेज निकालेंगे तो 100 का 1/3 कितना होगा 33.3%, ठीक है। आप इसको पॉज करके चेक कर लेना कि आपका आंसर भी सेम आ रहा है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, अ मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 6 km/h एंड रिमेनिंग हाफ एट अ स्पीड ऑफ 3 km/h। अ मैन हाफ जर्नी तो उसने इस स्पीड पे की, मान लो d डिस्टेंस है हाफ जर्नी, और बची जर्नी जो है वो भी d डिस्टेंस है, हाफ जर्नी है ना, तो बराबर डिस्टेंस हो गया दोनों में। आधी जर्नी d डिस्टेंस उसने कवर किया 6 की स्पीड पे 6 km/h, बचा हुआ डिस्टेंस 3 km/h पे, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालनी है। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, देखो आप दोनों स्पीड को ऐड करके एवरेज नहीं निकाल सकते कि 6 + 3/2 कर दो, वो गलत तरीका होगा। एवरेज स्पीड हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होगी
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, d प्लस डी, 2d, और टोटल टाइम कितना होगा, तो स्टार्टिंग में कितना टाइम लगा उसे, हाफ जर्नी में d डिस्टेंस अपॉन 6 स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम का फॉर्मूला होता है। तो t1, इसको आप देखो t1 प्लस t2, ठीक है, तो कितना होगा, t1 कितना होगा d/6 और t2 कितना होगा d/3, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो तो आंसर आएगा 2d अपॉन 3d/6, d से d कटेगा, 3 से 3 2 जा 6 और ये ऊपर आ जाएगा, आंसर आएगा 4 किलोमीटर पर आवर इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप ये सब अपने आप भी सॉल्व करके देखना इसके बाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 53 गिव्स 34 एज क्वेश्चन एंड 21 एज रिमाइंडर। एक नंबर है, उसको हमने 53 से डिवाइड किया तो 34 क्वेश्चन आए, यानी कि ऐसे आप इमेजिन कर लो, x नंबर है, 53 से आपने डिवाइड किया, क्वेश्चन आया 34 और रिमाइंडर आया 21, ऐसे ही डिवाइड करते हैं ना, तो वो नंबर क्या होगा, 53 इंटू 34 प्लस 21, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है। आपको अगर कन्फ्यूजन है ऐसे करके देख लो, 9 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 4 2 जा 8, माइनस 9 में से 8 किया 1, तो 1 रिमाइंडर आया, तो 4 इंटू 2, 4 2 जा प्लस 1, तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको इमेजिन करेंगे, x नंबर है तो नंबर होगा ये, और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 1823। नाउ क्वेश्चन नंबर 62, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए विल बी। ये एक सेट दिया हुआ है, इसके हमें नंबर ऑफ सबसेट्स बताने, क्या क्या सबसेट इसके बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसेट हम कैसे निकालेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे, कितनी तरीके से टूट सकता है। तो एक हो गया 0 हो जाए सिर्फ, ठीक है, ये इसका सबसेट है, सिर्फ 1 हो जाए, ये भी सबसेट है, सिर्फ 2 हो जाए, ठीक है। नाउ 0 1, नाउ 0 2, ठीक है, 1 2, ये सारे सबसेट बना लेंगे, और एक लास्ट होगा 0 1 2। अब आप देखो कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सबसेट्स बन गए, तो 7 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 63, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इन 2 years एट 10% एनुअल रेट इज़ दिस, देन फाइंड द अमाउंट। तो अब देखो, मैं आपको इसको सिंपल मेथड से बताऊंगी, विदाउट, जिसमें आपको कोई फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट होता है सिंपली PRT/100, ठीक है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड अपॉन 100। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है कि 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट आया उसको, मान लो अगर 2 साल का चल रहा है, तो 1 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट अर्न हुआ है उसको हम प्रिंसिपल में जोड़ देते हैं, और फिर नेक्स्ट ईयर में वो कैरी फॉरवर्ड होता है, उस पर सिंपल इंटरेस्ट काउंट होता है, ठीक है। तो इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज 2 years के लिए है, मान लो P इज़ द इनिशियल सम, P इंटू रेट इज़ 10% इंटू टाइम इज़ 2 years अपॉन 100, ठीक है। तो 20P अपॉन 100 तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट अर्न हुआ है, ठीक है। SI इज़ दिस। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा कि अब 1 साल के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे पहले, तो PRT/100, तो ये कितना होगा, P इंटू 10% रेट फॉर 1 year बाई 100 में कितना सिंपल इंटरेस्ट हुआ, सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज़ 10P/100। अब इस सिंपल इंटरेस्ट को हम प्रिंसिपल में जोड़ेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, P प्लस इसको हमने P में ऐड कर दिया 10P/100 को, तो ये कितना हो गया, 11P/10 हो गया, 110P/100 होगा, 0 0 कट गया, 11P/10। अब इस प्रिंसिपल को लेके हम अगले साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर विल बी, प्रिंसिपल कितना हुआ, 11P/10
इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 एंड फिर से 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं अपॉन 100, ठीक है। तो कितना हुआ 11p/100। तो पहले ईयर में इतना सिंपल इंटरेस्ट अर्न हुआ था, सेकेंड ईयर में इतना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कितना हो गया 21p/100। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज 21p/100, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके हमने ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस है, वो है 12 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 21p/100 माइनस 20p/100। सो दिस बिकम्स p/100 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 12 रुपीज़। तो अगर p/100 12 रुपीज़ है तो p कितना होगा, 100 को इधर ले जाएंगे 1200 रुपीज़। सो करेक्ट आंसर इज 1200 रुपीज़, ठीक है। आप इसको पॉज करके देख लेना और सॉल्व करके देखना, आपका भी यही आंसर आएगा। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 64, सूर्या सेल्स 45 pence एंड सफ़र्स अ लॉस इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 pence। फिर से पढ़ेंगे, सूर्य ने 45 pence सेल किए और उसको लॉस कितना हुआ, जो 5 pence का सेलिंग प्राइस था इतना लॉस हुआ। तो हमें टोटल लॉस परसेंट बताना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस x है और सेलिंग प्राइस है y, ठीक है। 45 pence बेचे तो यानी कि 45y ये टोटल सेलिंग प्राइस हो गया, और लॉस बताया है हमें, ठीक है। लॉस कितना होगा कि टोटल सेलिंग प्राइस माइनस नहीं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है तभी तो लॉस हुआ है ना, तो इज इक्वल टू लॉस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 45 pence का 45x और सेलिंग प्राइस है 45y, और लॉस कितना बताया है, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 pence। 5 pence का सेलिंग प्राइस इज 5 × y, ठीक है। तो हमने निकाला, ये आया। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 45x इज इक्वल टू 40y, 45 को इधर ले गए, ठीक है। 5 से कट गया, 5 9 45, 5 8 40। खैर इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे करेंगे तो ज़्यादा सिंपल रहेगा। 45x इज इक्वल टू 40y हमने छोड़ दिया। अब हमें लॉस परसेंटेज निकालना है, तो टोटल 45x माइनस 45y कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज 45x। अब 45x को इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 40y के बराबर है, तो 40y माइनस 45 अपॉन 40y, ये कितना हो गया 5/5y/40y, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1/8, ये इसका लॉस परसेंटेज है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 12.5%, ठीक है। सो 12.5 B इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पॉज करके अच्छे से समझना, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 65, फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है, सिंपल है। हम इसमें एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमने इसमें पैटर्न देखा तो हमने पाया कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म किसी भी रो की, इन दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा, इधर आएगा 10 + 4 इज इक्वल टू 14, और उसका हाफ कर दोगे वो मिडिल टर्म है, ठीक है। ऐसे ही थर्ड में देखो 15 + 21 इज इक्वल टू 36, और 36 का हाफ करोगे 18 इज़ द मिडिल टर्म। तो इसकी भी मिडिल टर्म हमें ऐसे ही फाइंड करनी है। तो आप बताओ क्या होगा। यस, 3 + 9 इज़ 12, और 12 का हाफ विल बी द मिडिल टर्म। तो 12 का हाफ है 6। सो आंसर इज B 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, इसमें नेक्स्ट टर्म बतानी क्या होगी। नेक्स्ट टर्म बताने के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, पहले सबके डिफरेंस फाइंड कर लो क्या आ रहा है, और फिर उन डिफरेंस में जो पैटर्न आएगा उसी से हम आंसर निकालेंगे। तो इसको मैं इधर लिख लेती हूँ, 7 इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है। इस सीरीज़ को 7 11 19 35 67। अब 7 और 11 में कितना डिफरेंस है 4, फिर 11 और 19 में कितना है
8, 19 और 35 में देखो 19 + 16 35 होता है 16, और इधर देखो 32। अब आप देख रहे हो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसमें एक पैटर्न है, 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी, कितना डिफरेंस होगा, 32 2 जा 64, तो 67 में 64 प्लस करेंगे वो ही नेक्स्ट टर्म होगी। सो नेक्स्ट टर्म इज 131। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 67, dash allow several people to use software at the same time to create documents and keep track of projects। तो इसको बोलते हैं ग्रुपवेयर। अनदर नेम ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज, इंटरपर्सनल होता है कि आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे डायडिक कम्युनिकेशन। दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होता है उसको हम बोलते हैं डायडिक कम्युनिकेशन। फेस टू फेस ज़रूरी नहीं है, वो फ़ोन पे भी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट मैच्ड करेक्टली। साइकोलॉजी का क्वेश्चन है ये। तो पैवलोव बहुत वेल नोन साइंटिस्ट है कंडीशनिंग थ्योरी के लिए, ना कि गेस्टॉल्ट थ्योरी के लिए, तो ये रॉन्ग है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड डिसीजन। एक गुड डिसीजन की, एक अच्छे निर्णय की विशेषता क्या होती है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन इंट्यूशन, वो अंतर्ज्ञान पे आधारित होता है, नहीं। इंट्यूशन सबका अलग अलग हो सकता है, किसी एक सिचुएशन में आपको कुछ और इंट्यूशन आ रही होगी, आपके फ्रेंड को कुछ और आ रही होगी, तो ये एक अच्छा डिसीजन इंट्यूशन पे बेस्ड नहीं हो सकता। इट इज़ मेड क्विकली, नहीं। एक अच्छा डिसीजन सोचा समझा होना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए, बट ज़रूरी नहीं कि वो क्विकली हो ही। किसी सिचुएशन में क्विक हो सकता है, किसी में यू हैव टू टेक टाइम। सो दिस इज़ रॉन्ग आंसर। इट इग्नोर स्टेक होल्डर्स इंटरेस्ट। स्टेक होल्डर्स जो लोग उसमें आपके डिसीजन से अफेक्ट होने वाले हैं, उनके इंटरेस्ट को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो, ये रॉन्ग है। इट इज़ फीजिबल एंड अचीवेबल, ये व्यवहार्य और प्राप्य है, कि मतलब जो आपने डिसीजन लिया है वो अचीवेबल है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है, ठीक है, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनको लेके। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 71, द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग वेयर द प्रॉब्लम हैज़ ओनली वन सिंगल आंसर इज। अगर एक ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने है जिसका एक ही करेक्ट आंसर है, तो उसका सही तरीका क्या होगा उसको सॉल्व करने का, कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब देखिए दो टाइप की थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है जब आपको कोई क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है, जैसे मान लो आपको एक पेन दिया है और उसको आप बोले इसके 10 यूजेस सोचो, तो आप डाइवर्जेंट थिंक करोगे, और डिफरेंट और डिफरेंट और डिफरेंट। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, आपको मान लो 2-3 रिसोर्सेज दे दिए हैं, मान लो पेन दे दिया है, पेपर दे दिया है, इरेज़र दे दिया है, और बोले इनका कुछ या फिर मान लो स्केल दे दिया है और बोल रहे कि इनका कुछ यूज़ करो जिसमें तीनों यूज़ हो, ठीक है। तो आप पेन स्केल पेपर तीनों को मिला के सोचोगे कि क्या ऐसा होगा जिसमें तीनों यूज़ होंगे। तो आप सोचोगे कि अच्छा मैं पेन स्केल यूज़ करके कुछ फिगर बनानी चाहिए मुझे, आप कुछ लिखना नहीं चाहिए, फिगर बनानी चाहिए ताकि स्केल का भी यूज़ हो। तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग का एग्जाम्पल होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 72, इफ़ कॉन्स्टेबल इज कोडेड एज 91 व्हाट विल बी स्टेबल कोडेड फॉर। देखो अगर हम इसको ऐड करें ना, सिंपल, सबसे सिंपल यही होता है, हम इनकी अल्फ़ा न्यूमेरिक कोडिंग कर दें। तो सी है, थर्ड अल्फ़ाबेट है, तो इसको 3 लिख देंगे। इस तरीके से हम हर अल्फ़ाबेट को लिख देंगे कि वो कौन से नंबर पे आ रहा है। अब देखिए ओ किस पे आ रहा है, जे जैसे 10th पे आता है, ये आप याद कर लो, ताकि आपको हमेशा जे इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। तो जब भी आपको काउंट करना हो, आपको शुरू से ना काउंट करना पड़े, तो जे से हम काउंट करेंगे KLMNO, ठीक है, यानी कि ओ आ रहा है 15th डिजिट पे। नाउ NO से पहले आता है, तो N हो गया 14, फिर S हो गया, O से आगे स्टार्ट करेंगे, OPQRS, S हो गया 19th नंबर पे, फिर T S के बाद आ रहा है, तो ये हो गया 20th नंबर पे, और बाकी हमें ठीक है लिख देते। A का हो गया 1, B का हो गया 2, और L का हो गया, J से काउंट करो, J 10th है, KL, तो L हो गया 12, और E हो गया 5th नंबर हमारा, ठीक है। इस सब को ऐड करके देखो, आप ऐड करोगे तो चेक करो क्या आ रहा है, ठीक है, इसमें आएगा 91, इन सबको ऐड करेंगे तो यही करेक्ट कोडिंग है। अब हमें कॉन्स्टेबल की कोडिंग ये है, तो स्टेबल की कोडिंग निकालनी है, यानी कि सिर्फ इतने नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो या तो आप S से लेके
ई तक इन सबको ऐड कर दो, या फिर इसका जो टोटल है 91 उसमें से इन तीनों को माइनस कर दो, तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो आप 91 में से ये वाला सिंपल है, इसको माइनस कर देते हैं। 15, 14 और 3 को ऐड करो, कितना हुआ 15 + 3 18, 32 हो गया तीनों को ऐड करके। तो 91 में से 32 माइनस कर दो, आंसर आएगा 59। ठीक है, सो 59 इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 73, इफ़ बिलोंगिंग्स इज कोडेड एज दिस हाउ विल यू कोड लिनेन। अब देखो इसमें आप मैप करने की कोशिश करोगे तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं निकल के आएगा। इसमें डायरेक्ट कोडिंग है कि बी की जगह पे टी लिख देना, बी का कोड टी है, सिंपल इतना। ई का कोड है ए, सिंपल। तो इसी में से एल, आई, एन और ई के कोड निकाल के आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो अब देखो एल थर्ड अल्फ़ाबेट है, थर्ड अल्फ़ाबेट क्या है बी, तो एल का कोड है बी। फिर आई देखो लास्ट से फोर्थ अल्फ़ाबेट है, लास्ट से फोर्थ अल्फ़ाबेट देखो इधर क्या है टी, तो आई का कोड क्या हो गया टी, तो आई की जगह लिख दिया हमने टी। एन लास्ट से थर्ड है, लास्ट से थर्ड का कोड है ई, यहाँ हमने लिख दिया ई। अब ई का कोड देखो सेकंड ई, इधर सेकंड क्या है ए, तो ई का कोड है ए, और एन का कोड हमने अभी देखा ई, तो बी टी ई ए ई, ये डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 74, विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3, टेबल, गेट, विंडो, डोर। वेरी सिंपल, आप देखोगे गेट, विंडो, डोर ये सब दीवार में होते हैं, टेबल एक फर्नीचर है। ठीक है, सो दिस इज डिफरेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 75, एज पोस्टर इज रिलेटेड टू वॉल इन द सेम वे फोटोग्राफ इज रिलेटेड टू वॉट। पोस्टर वॉल पे लगता है, फोटोग्राफ कहाँ पे लगता है, किस में लगता है, ठीक है, वेरी इजी, फ्रेम में लगता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया आप मेरे को कमेंट्स में बताओ, आई विल एक्सप्लेन इट सेपरेटली। और नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू।